So hello everyone, myself Ayush Pandey, third year MBBS student from Government Zone Medical College देहरादून। So इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों की जो नीट 2025 जिन्होंने क्लियर किया है। क्लियर इन द सेंस अच्छे मार्क्स आए हैं, जो इस साल के हालात के हिसाब से उनको कॉलेज मिल रहा है। इस साल के मतलब कट ऑफ और सिनेरियो के हिसाब से उनको कॉलेज मिल रहा है। तो उनके बारे में ही थोड़ा बात करेंगे। पोस्ट नीट फेज एक फेज होता है जो कि सबको पता है, और थोड़ा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बारे में भी। हाँ, देखो ये पोस्ट नीट फेज उनके लिए तो नहीं है जो ड्रॉप ले रहे हैं या जिनका इस साल नहीं हो रहा है। उनका होपफुली अगले साल आएगा, तो इसीलिए उनको अगले साल के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये उनके लिए है जिनका अब हो रहा है, इस साल सिलेक्शन हो रहा है। तो देखो जो ये पोस्ट नीट फेज होता है ना, नीट एग्जाम के बाद से आपके कॉलेज तक, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक, ये ना सही बताऊं तो सबसे बेस्ट फेज यही होता है एक नीट एस्पिरेंट या एक गोइंग टू बी मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में। मतलब वन ऑफ द बेस्ट फेज होता है ये फेज। ये होता है जहाँ पे आपको खुद भी पता है कि मुझे कुछ नहीं पढ़ना, ना आपको कोई बाहर से बोलेगा, ना कोई घर, ना पेरेंट्स बोलेंगे, है ना टीचर्स या कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी मेंटोर है आपके, कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ना है ना। इनफैक्ट इसमें तो सबका यही रहेगा कि भाई इंजॉय करो, है ना। हालांकि देखो जब एमबीबीएस में एंटर कर जाओगे तब तो हर कोई बोलेंगे कि भैया पढ़ना है डॉक्टर बनना है, जो कि सही बात है। लेकिन ये पोस्ट नीट फेज तो देखो ऐसा फेज होता है कि इसमें खुद को भी पता होता है और सबको पता होता है कि इस फेज में तो कोई नहीं पढ़ने वाला, और इसका रूल ही ये होता है नो स्टडी। इसमें आप जो मर्जी आए वो करो, आप चाहे है ना कंप्यूटर में गेम खेलो, मोबाइल में गेम खेलो, चाहे आप फिजिकली गेम्स खेलो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, व्हाटएवर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करो, चाहे कोई भी स्किल एक्वायर करो, कुछ भी करो। लेकिन ये फेज ऐसा है ना कि इसको है ना पढ़े पढ़े सोए सो या ऐसे ही जंक फूड खाते खाते लेटे लेटे बर्बाद मत करो। इसमें इंजॉय करो, कोई नई स्किल एक्वायर कर लो, म्यूजिक म्यूजिक के बारे में थोड़ा सीख सकते हो, है ना। स्पोर्ट खेल सकते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेल सकते हो, है ना। ड्राइविंग सीख लो, है ना। अंडररेटेड स्किल्स हैं बहुत सारी, ड्राइविंग सीख सकते हो, लाइफ की स्किल्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। या फिर जो नीट के टाइम पे आप सोचते थे कि यार ये मूवी रिलीज हो रही है लेकिन पढ़ाई के चक्कर में ये मैं नहीं देखने जाऊंगा, वो अभी देख सकते हो आप, है ना। कोई भी मूवी, टीवी शो, वेब शो, जो आपका मन करे वो आप देख सकते हो। आपके पास पूरा दिन है, 24 घंटे हैं, है ना। एक दिन पूरा देख के एक दिन सो रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। तो ये फेज तो देखो आपका है, इस पे तो आप कुछ भी करो। लेकिन हाँ ये है अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से रखो, क्योंकि एमबीबीएस देखो ऐसा थोड़ा स्ट्रेसफुल फेज होता है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता अपनी बॉडी फिजिक या अपनी फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, जो भी मतलब ये सारी चीजें होती हैं, अपनी डाइट, इन सब पे ध्यान देने का, है ना। तो इसीलिए ये फेज ऐसा है, इस पे अपना एक रूटीन बना लो कि भाई कोई एक एक्सरसाइज या कुछ भी कोई स्पोर्ट खेलना ही खेलना है, ताकि जब आप एमबीबीएस में एंटर करो तो वो आपकी हैबिट रहे कि कॉलेज खत्म हुआ तो शाम को मैं खेलूंगा या सुबह जल्दी उठ के खेल सकता हूँ, कुछ भी तो, है ना। इस चीज पे आप एम्फेसाइज करो। और देखो मेन रूल तो यही है कि इसमें आपको पढ़ना नहीं होता। आप ये मत सोचो कि सपोज जो नीट का टॉपर होगा उसने तो अभी से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर दी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एमबीबीएस की पढ़ाई आप तभी शुरू करना जब आप एमबीबीएस में पहुंचोगे। अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये टाइम पर्टिकुलरली आपका है। ये टाइम वो टाइम नहीं है कि आप ये सोचो कि इसमें मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करके पूरे अपने बैच से आगे निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डे में आपको पता चल जाएगा कैसा क्या होता है। इसीलिए इस टाइम पे तो आप जो इंजॉयमेंट कर सकते हो, जो आपने सोचा था कि अपने नीट टाइम पे नहीं कर पाया, यहाँ घूमने जाना था, वहाँ दोस्तों के साथ जाना था, ये वो पूरा आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसके बाद टाइम आता है आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर के मैं आपको बताऊं, पहले दिन ही आपको, है ना, टीचर्स हो गए या आपके सीनियर हो गए, कोई भी थोड़ा बहुत आपके मन में एक डर बिठा देते हैं कि भाई यहाँ पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जो कि वैसे सही बात भी है, पढ़ना तो देखो चाहिए ही, ऑब्वियसली आप डॉक्टर बनोगे तो पढ़ना तो है ही। लेकिन है ना पहले दिन से ही डर बैठ जाता है। तो इसीलिए ये फेज आप पूरा एंजॉय करो, ताकि उसमें आपको कोई गम ना रहे कि, है ना, कि अब मैं कर लेता हूँ एंजॉय। क्योंकि तब एमबीबीएस में आप उतना शायद एंजॉय ना कर पाओ जितना आप यहाँ कर पाओगे, कि पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली कॉलेज जाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो अब देखो थोड़ा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बारे में बात करते हैं। आपकी काउंसलिंग होगी, है ना, और काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका पोस्ट नीट फेज है, ये मतलब इंजॉयमेंट तो देखो है ही, लेकिन इसमें एक चीज आपको और करनी है, वो थोड़ा मेहनत का काम है, वो है आपको काउंसलिंग के बारे में देखना है। काउंसलिंग के बारे में आपको थोड़ी अच्छे से रिसर्च करनी है। मैंने भी एक दो वीडियोस बनाई है, वो भी आप देख सकते हो कि कॉलेज किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे, है ना। उसमें वही है कि देखो आपकी जो रैंक है, उस हिसाब से जो आपने प्रेफरेंसेस फिल करी हैं कॉलेजेस की, उनमें से आपको जो आपकी रैंक के हिसाब से सही बैठ रहा है वो आपको कॉलेज दिया जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होता कि जो काउंसलिंग करा रही है एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वो बैठते हैं कि भाई इसकी AIR 1 है, इसे ये दे दो, ऐसे करते करते वो जाते हैं, नहीं, है ना।
तो उसमें आपके ऊपर सोलली डिपेंड करता है, आपने जो चॉइस डाली है आपको उस हिसाब से ही मिलेगा। सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, जो टॉप रैंक है वो लेते क्या है, एम्स दिल्ली लेते हैं। अब सपोज उसने अपनी चॉइस में एम्स दिल्ली डाला ही, तो एमसीसी वाले थोड़े थोड़ी उसे अपनी खुद की तरफ से एम्स दिल्ली दे देंगे कि नहीं भाई तुम टॉप रैंक करो, तुम्हें एम्स दिल्ली मिलेगा नहीं। अगर उसने नहीं डाला तो उसे नहीं मिलेगा। और आप सपोज करो जैसे 1 to 50 रैंक वालों को जनरल में एम्स दिल्ली मिलता है, सपोज है ना, 1 to 50 रैंक वालों को मिलता है। अब मान लो उनमें से उस रैंक में से किसी ने एम्स दिल्ली नहीं डाला, तो वो मिलेगा किसको, 51 को। तो ये उस 51 की भी समझदारी है कि उसने एम्स दिल्ली डाला, और जो ऊपर वाला है उसने भी क्या पता किस रीजन से ना डाला हो, लेकिन फिर वो वैसे मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एमसीसी वाले उसे बोल देंगे कि भाई तुम टॉप 50 में हो, हम तुम्हें एमसीडी दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए काउंसलिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, और अपनी अच्छे से एम्पल नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि आप उसमें कोई भी ऐसा कॉलेज छोड़ो मत जहाँ आप सोच रहे हो कि ये नहीं तो इस वाले कॉलेज में मैं जा सकता हूँ, है ना। और क्योंकि देखो काउंसलिंग ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसमें थोड़ी गलती की तो इसमें ऐसे होता है कि मान लो सपोज कोई नीचे रैंक वाला है, आपसे बहुत नीचे रैंक वाला, वो आपको दिखेगा कि ये मेरे से अच्छे कॉलेज में बैठा है, और आप उससे थोड़े बेकार, या वैसे होता है ना थोड़ा बेकार, तो चलो नहीं बोलेंगे, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा अच्छे से रिसर्च करना। अब देखो, बात करते हैं काउंसलिंग वगैरह सब हो गई, आपको कॉलेज भी मिल गया, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बारे में। अब देखो, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर होता है ना, ये मेरे हिसाब से मतलब एमबीबीएस का सबसे क्या है ना, क्योंकि ये वो साल है, सबसे इम्पोर्टेंट साल इसलिए क्योंकि ये वो साल है जिसमें आपके पूरे बेसिस बनेंगे। और देखो एमबीबीएस में कैसे होता है कि जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो आपका सेकंड ईयर का भी बेस बनाता है, और वो आपके सेकंड थर्ड फोर्थ सबका ही बेस बनाता है। फिर जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे वो आपके थर्ड और फोर्थ ईयर का बेस बनाएगा। जो आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप वो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने फर्स्ट ईयर में भी समझी थी, और ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, तो मैं यहाँ पे भी इसे पढ़ रहा हूँ। फिर जो आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे वो आपको पता चलेगा कि ये मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर में ये में भी पढ़ा है, तो वहाँ से भी आपको हेल्प होगी। फिर जो आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे वो पूरा क्यूमुलेट हो चुका होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के डेटा का, और उसमें थोड़ी बहुत नई चीज़ें जो फाइनल ईयर में होती है वो ऐड करके कंप्लीट एमबीबीएस का आपका कोर्स बनेगा, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, और इसमें जो सबसे कोर सब्जेक्ट है ना किसी भी डॉक्टर के, वो इसमें आते हैं। देखो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ओरिएंटेशन मैंने ऊपर क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। देखो ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको पढ़ के आप, देखो ऐसा तो नहीं है इनको पढ़ के आप अगले, मतलब आपने फर्स्ट ईयर पास किया आपको अच्छे से आते हैं तो आप अगले दिन से ही अपना मतलब हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट देखने लग जाओगे, डायग्नोसिस बनाने लग जाओगे, वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये वो सब्जेक्ट है, मतलब जो अगर आपके ये सब्जेक्ट अच्छे हैं तो ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं कि आप आगे जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उनको पढ़ पाओ। देखो फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एनाटमी है, ह्यूमन बॉडी की एनाटमी। अब अगर किसी को आगे जाके सर्जरी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या फिर उसे सर्जन बनना है, तो उसको एनाटमी आनी चाहिए। उसके एनाटमी के अगर बेसिस ही क्लियर नहीं है तो वो एक सर्जरी, बेसिक सर्जरी भी कैसे परफॉर्म करेगा। वो ह्यूमन बॉडी के मतलब जब डायसेक्शन करेगा, बॉडी के अंदर डिस्कवर करेगा, तो उसे कैसे समझ आएगा कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, जब तक उसे एनाटॉमी अच्छे से नहीं आती होगी। तो इसीलिए आपको एनाटॉमी अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो देखो फिजियोलॉजी का मतलब होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी में नॉर्मली सारे फंक्शंस कैसे चलते हैं। फिर जैसे हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हम फिजियोलॉजी का एबनॉर्मल पढ़ते हैं कि सपोज हम कोई पाथवे पढ़ रहे हैं। सपोज हम अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें आप पढ़ रहे हो कि कैसे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, उससे फिर हार्ट कैसे बीट होता है, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब हम पढ़ते हैं। फिर हम जब पैथोलॉजी में आते हैं सेकेंड ईयर में, उसमें हम पढ़ते हैं कि सपोज किसी एक पाथवे में कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे हार्ट की कोई कंडीशन राइज कर सकती है। फिर थर्ड फोर्थ ईयर में मेडिसिन में जब ये सब पढ़ते हैं तो ये और डिटेल में जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट फॉलो अप सब कुछ आता है। तो है ना, ये पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको फिजियोलॉजी नहीं आती होगी तो आप कैसे पैथोलॉजी मेडिसिन समझ पाओगे। सेम गोज विद बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर वही आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे फिर देख पाओगे कि सपोज इस बायोकेमिकल रिएक्शन के पर्टिकुलर स्टेप में कुछ गलत था तो इसलिए पेशेंट को ये डिजीज हो रहा है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। हालांकि ये बहुत आगे की चीज़ है, मैं भी अभी थर्ड ईयर में ही हूँ, फोर्थ ईयर में हम भी पूरा सीखेंगे ये सब। तो ये मतलब आप ये समझो कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, अगर आपको ये नहीं आते तो आपको फिर देखो क्या है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े तो आपका सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में टाइम बचेगा, क्योंकि तब आपके इनके एटलीस्ट बेसिक्स तो क्लियर होंगे। हालांकि देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपने इन सब्जेक्ट को डिटेल में भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी, तो आप सेकंड ईयर में आते आते एक महीने में इनकी सारी डिटेल्स भूल ही जाओगे, ये नॉर्मल ह्यूमन माइंड है। लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो तो आपके क्लियर रहेंगे ना। एनाटॉमी में सपोज एनाटॉमिकल पोजीशन, रिलेशंस कैसे किसी भी ऑर्गन के डिराइव करते हैं, वो सब आपको पता होंगे। तो वो तो आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे, और वही बेसिक्स आपको आगे जाके अप्लाई करने होते हैं, है ना। बाकी वो जो डिटेल है वो आराम से रिवाइज हो जाता है।
लेकिन अगर ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आपको थर्ड ईयर का भी पढ़ना है, फोर्थ ईयर का भी पढ़ना है, फिर आप फर्स्ट ईयर के भी ये कॉन्सेप्ट अपने दोबारा क्लियर करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। इसीलिए फर्स्ट ईयर में देखो आपको ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम। ये तो चलो हो गया, इनकी मैंने इंपॉर्टेंस समझा दी। अब मैं बता समझा दी, अब मैं बताता हूँ कि मैंने ओरिएंटेशन क्यों लिखा है। देखो, नीट में क्या होता है, पर डे हम कितने घंटे पढ़ते थे नीट में। जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ता है कितने घंटे पढ़ता है, सपोज 10 घंटे, 12 घंटे। इससे मैक्सिमम तो देखो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो शायद 10 घंटे भी कभी कभी बहुत मैक्सिमम पढ़ता था। लेकिन जैसे नीट में होता है लॉन्ग आवर्स, सिटिंग आवर्स, कहीं जाना नहीं, एक कमरे में बैठो, पढ़ो, वहीं टेस्ट दो, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रोज सुबह उठ के कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद कोई आप सपोज एक्टिविटी कर रहे हो जो कि करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम घुसे हुए हैं कमरे में ही बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं, करनी चाहिए। चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन करनी चाहिए। तो ओरिएंटेशन का यही मतलब है कि इसमें आपको, मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि कहीं नए माहौल में जाकर जाके टाइम लगता है ढलने में, वहाँ ये वही है। आप अपने नीट के माहौल से अब एमबीबीएस के माहौल में आ रहे हो, तो आपको वहाँ सेटल होना है ना। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि ओरिएंट जहाँ जब तक नहीं रहोगे तब तक फर्स्ट ईयर भी हो गया, सेकंड थर्ड कैसे गुजारा करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रैगिंग वैगिंग, वो तो देखो, मैं तो अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने तो रैगिंग फेस नहीं करी, क्योंकि मैं मतलब हॉस्टल में तो नहीं रहता, मैं हॉस्टल में नहीं रहता, आई एम नॉट हॉस्टलाइट। इसलिए मैं तो देखो पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने रैगिंग फेस नहीं करी, इसलिए मैं रैगिंग रैगिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन एक चीज़ हाँ ज़रूर बोलूँगा कि देखो रैगिंग, या कुछ भी बोल लो आप उसे, रैगिंग भले ही चलो ना भी बोलो, इंट्रोडक्शन या कुछ भी, एक इंटरेक्शन ही बोल लो सीनियर्स के साथ, है ना, टू बी ऑन गुड टर्म्स। वो जो होता है वो, मैं जैसे डे स्कॉलर हूँ तो हमारा इतना नहीं होता है, जो हॉस्टलाइट्स वगैरह होता है उन्हीं का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर भी उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, जूनियर भी उसी हॉस्टल में, तो उन्हीं का होता है। हमारा इतना नहीं होता, तो इस पे तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन फिर ये भी एक सवाल आता है कि आपको लेना क्या है, हॉस्टल लेना है कि आप घर से आओगे। वो तो देखो आपका पर्सनल ओपिनियन है, देखो मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, तो इसलिए मैं तो किसी को ये नहीं बोलूंगा कि तुम हॉस्टल लो मत लो। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज के किसी भी सीनियर का कहीं से नंबर निकालो, या जब उस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो किसी सीनियर से वहाँ पूछ लो कि भाई अपनी ऑनेस्ट एडवाइस दीजिए कि मुझे हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं, तो वो ऑनेस्ट एडवाइस दे देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये तो देखो आपके ऊपर है। बट हाँ, फर्स्ट ईयर की इंपॉर्टेंस देखो आपको समझ तो आ गई होगी कितनी है। आप कितने अच्छे डॉक्टर बनोगे, या आप कितने अच्छे क्लिनिशियन बनोगे, या कितने अच्छे मतलब आपके बेसिक्स रहेंगे एमबीबीएस के, वो सब डिसाइड होंगे आप फर्स्ट ईयर कितने अच्छे से करोगे। मतलब आपके फर्स्ट ईयर के बेसिक्स कितने अच्छे हैं, सिंपल उससे। क्योंकि वही फिर आगे जाके आपको थर्ड फोर्थ ईयर सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। सो या दिस वाज द वीडियो अबाउट पोस्ट नीट फेज एंड एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। आगे भी मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर इनकी भी वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।